सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जो हमारा पाठ चल रहा है भारत का संविधान, पिछले पार्ट में आपने अनुसूचियां पढ़ी। अनुसूचियों का पार्ट फर्स्ट था, जिसमें अनुसूची क्या होती है उसकी हमने बात की। अनुसूची 1 से लेकर 7 तक बड़े डिटेल से हमने एक एक अनुसूची को पढ़ा। पहली अनुसूची में हमने बात की थी कि जो भारत के संघ और राज्य हैं, यानी राज्य संघ क्षेत्र की हमने बात की। कौन कौन से राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, उनकी सूची अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में हमने पढ़ा कि विभिन्न पदाधिकारियों का जो वेतन है, उस वेतन का उल्लेख अनुसूची 2 में है, किसको कितना वेतन मिलेगा। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं लेते हैं। वे अनुच्छेद 97 के अकॉर्डिंग वे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन लेते हैं। अनुसूची 3 हमने पढ़ी, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप था। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 159 में। अनुसूची 4 हमने पढ़ी, राज्यसभा में निर्वाचित, ध्यान रखना मनोनीत नहीं, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की सीटों का जो विभिन्न राज्यों में आवंटन है, वे अनुसूची हमने 4 में पढ़ा। अनुसूची 5 में हमने अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख पढ़ा। अनुसूची 6 में भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन का उल्लेख है, किंतु केवल 4 राज्यों के, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूची 7 में हमने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 246 में केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। 3 हमारे पास में सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन से कानून हैं जो केंद्र के पास है, कौन से कानून हैं जो राज्य के पास हैं, तो इनका जो बंटवारा की जो सूची हमने पढ़ी, वे अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 तक हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अनुसूची 8 से हमें इस पार्ट को शुरू करना है। तो अनुसूची 8 क्या है, आइए मेरे साथ जुड़िए, देखते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अनुसूची 8 की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। अनुसूची नंबर 8, इसमें क्या है, भाषाओं को, किनको, भाषाओं को संवैधानिक, वैधानिक मान्यता दी गई है। मान्यता दी गई है, तभी अनुसूची बनी। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये मानेंगे उसी दिन अनुसूची बनी। और उस समय इसमें मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मित्रों, कितनी? 22। अब आप समझें, अनुसूची जो 8 है, इस अनुसूची में उन भाषाओं को स्थान दिया गया है जिन्हें संविधान के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तब हमारा संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों, इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22। यानी अनुसूची 8 का मतलब यह है कि जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिन्हें संविधान में दर्जा दिया गया है, उनकी आपको लिस्ट देखनी है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो मित्रों, अनुसूची नंबर 8 खोल लीजिए।
आपके पास मोबाइल फोन है तो अभी आप गूगल पर जाकर संविधान की अनुसूची 8 टाइप करेंगे तो आपके पास में 22 भाषाओं की सूची निकल के सामने आ जाएगी। यही अनुसूची नंबर 8 है। अब हमें पढ़ना क्या है मित्रों कि ये जो 8 भाषाएं शामिल की गई हैं, 8 भाषाएं, ये हमें आनी चाहिए कि 8 भाषाएं कौन कौन सी हैं और प्लस में कौन से संविधान संशोधन द्वारा कब इन्हें जोड़ा गया है। ये मित्रों हम लोगों को आना चाहिए। तो देखो हमारे पास में एक संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये हुआ था 1967 में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन। ये हुआ था मेरे मित्रों 1992 में। और फिर हमारे पास में है 92वें संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और मित्रों ये हुआ था 2004 में। अब सबसे पहले एक बात समझे आप लोग, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको। किसी भी राज्य का गठन करना है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो मेरे मित्रों भारत के संविधान में कोई संशोधन नहीं होता है। ये बात आप समझिए। बताऊंगा मैं आपको जब अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पढ़ाऊंगा तब। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर किसी भाषा को शामिल किया जा रहा है, किसी भाषा का नाम परिवर्तन किया जा रहा है, अनुसूची 8 में कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ घटाया जा रहा है, कुछ नाम बदला जा रहा है, तो संविधान में संशोधन होगा। फिर समझे आप लोग, किसी राज्य का गठन करना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो भारत के संविधान में जो संशोधन है अनुच्छेद 368 वे लागू नहीं होगी। लेकिन किसी भी भाषा का नाम बदलना, किसी भाषा को हटाना, किसी भाषा को जोड़ना, इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में क्या होगा? संशोधन होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो 22 भाषाएं हैं, यानी 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 8 भाषाएं 3 संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। और 3 संविधान संशोधन कौन कौन से हैं? नंबर 1 21वां, 71वां, 92 में, तो 92वां। याद कीजिए 21, 71 एक जैसा है। 92 में हुआ तो 92। 21वां संविधान संशोधन 1967। 71वां याद हो गया 92, फिर 92वां 2004। अब दोस्तों 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1 जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 जोड़ी गई। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 8। अब मेरे दोस्तों इन 8 का नाम भी हमसे आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछेगा और यहां तक पूछ लेगा निम्न में से कौन सी भाषा है जो मूल संविधान में नहीं थी, निम्न में से कौन सी भाषा को फला संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो आपको आना चाहिए। पार नहीं पड़ेगी ये पक्का मान लेना। पार तभी पड़ेगी तो बेहतरीन पढ़ाई करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। शॉर्टकट मत अपनाना,
बार बार कह रहा हूं, मारे जाएंगे। एग्जामिनर वे नहीं है जो 2010, 11, 12, 15 में सवाल पूछ सकता है। एग्जामिनर दोस्तों 2020 और 21 का आने वाला है। इसलिए आप लोग जितना पढ़ सको उतना पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। घर बैठे हो, समय मिल रहा है, तो आपको टाइम मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए। आप देखिए नंबर 1 दोस्तों, 1 नंबर है, इसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। और 2 नंबर की हम बात करें, 1 नंबर में सिंधी, दूसरी की हम बात करें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये हमारे पास में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 21वां तो सीधा सीधा सिंधी है और 71वां नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों 92वें संविधान संशोधन द्वारा बूढ़ी है, डोकरी है, थाली में क्या लाई? मेथी लाई। याद हो जाएगा। वैसे बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, लेकिन आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। बूढ़ी, डोकरी, थाली में क्या लाई? मेथी लाई। बूढ़ी मतलब बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। तो मित्रों इन्हें आप लोग थोड़ा ढंग से देख लेना, क्योंकि यहां से बड़े गजब के सवाल बन सकते हैं। यहां से दे देगा, ये जोड़ा बना देगा और आपसे पूछ लेगा 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिस जोड़े को यहां शामिल किया गया? तो आप बता दे। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को भी जाना है। तो ये आप ध्यान रखें। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं, नंबर 1 नेपाली, नंबर 2 मणिपुरी और नंबर 3 कोंकणी, ये 3 भाषाओं जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन द्वारा एकमात्र भाषा सिंधी। तो दोस्तों आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारी अनुसूची 8 आपके समझ में आ गई होगी। अनुसूची 9 की हम बात करें मित्रों, गजब की अनुसूची है 9 नंबर अनुसूची। जितनी हमें देखने में लग रही है दोस्तों, उससे बहुत ज्यादा भारी अनुसूची है, बहुत ज्यादा ताकतवर अनुसूची है। ये अनुसूची क्या है मैं आपको बताता हूं, पूरी कहानी समझाऊंगा अनुसूची नंबर 9 में। दोस्तों आपको मैंने भूमि सुधार कानून पढ़ाए थे, कहानी सुनना पूरी, और मैंने अलग से ही आपको कुछ पार्ट रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाए थे। मेरा प्रयास यही था कि मुझे पता है कि अनुसूची 9 पढ़ाऊंगा तो मुझे इन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे पता है कि अनुसूची 10 पढ़ाऊंगा तो मुझे इन बातों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने भूमि सुधार कानून आपको पढ़ाए, उसी संबंधित यह अनुसूची नंबर 9 है। क्या है सुनिए आप लोग। दोस्तों अनुसूची 9 की जो कहानी बनेगी वे मैं स्पष्ट करता हूं आपको। क्या हुआ था कि तब हमको आजादी मिली, भारत देश आजाद हुआ, तो जो जमीनें हैं देश की 98% जमीन मात्र 2% लोगों के पास थी। जैसे ही आजादी मिली तो दोस्तों भूमिहीन लोग हैं
उनको जमीनें देनी थी। इनके पास भूमिहीन है, भूमि नहीं है, उनको जमीनें कैसे दें? अब मित्रों, जमीन पैदा तो की नहीं जा सकती, तो जिनके पास भूमि अधिक थी उनसे भूमियां छीनकर भूमिहीन लोगों को देना शुरू कर दिया। यानी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर भूमि सुधार कानून बनाना शुरू किया। दोस्तों, आगे क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, भूमि सुधार कानून, और जो भूमिधारी हैं उनके पास अधिक भूमि है उसे छीनकर भूमिहीन लोगों को देना शुरू कर दिया। इस कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये जो कानून बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये कानून सही है। इसी प्रकार से कानून बनाया बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने जैसे ही कानून बनाया, पटना हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी। पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि यह कानून एकदम गलत है। कहानी सुने आप लोग। कामेश्वर बनाम, पूरा पढ़ाया हुआ है पहले, मैंने दोबारा फिर बता दूं। कामेश्वर बनाम बिहार राज्य 1951। बिहार के भूमि सुधार कानूनों को कामेश्वर बनाम बिहार राज्य 1951 वाले वाद में पटना हाई कोर्ट में पेश किया, चुनौती दी। पटना हाई कोर्ट ने एकदम उन कानूनों को गलत बता दिया। यानी बिहार सरकार के जो भूमि सुधार कानून है उन्हें मेरे मित्रों क्या कर दिया? खारिज कर दिया। तो बिहार जो सरकार है, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पहुंची 1951 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो संविधान सभा है, वे संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि संसद का तब तक गठन नहीं हुआ था। संविधान सभा ही संसद के रूप में काम कर रही थी, उनके पास में पूरी पावर थी जो संसद के पास। पंडित नेहरू ने सोचा कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा कोई पता नहीं, और डिसीजन क्या आएगा इस बात का भी कोई पता नहीं। और हमें ये भूमि सुधार कानून बनाना जरूरी है, और भूमिधारियों से, जिनके पास अधिक भूमियां हैं, उनसे भूमि छीनकर भूमिहीन लोगों को देना जरूरी है। इसलिए इस समस्या का अपन को हल निकालना चाहिए। यानी भूमि सुधार कानून है, उनको ऐसा कानून बना दें ताकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सके। तो पंडित नेहरू की सरकार ने संविधान में पहला संविधान संशोधन किया। दोस्तों, बारीकी समझना है इसको। पहला संविधान संशोधन 1951, यह संशोधन किया। और इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया, नंबर एक ये कि जो अनुसूची 1 है, ये अनुसूची 1 जोड़ी गई। नंबर 2 कि 2 नए अनुच्छेद 31A, एक कैपिटल लिखना है, कैपिटल का मतलब बाद में जोड़ा है, और अनुच्छेद 31B, ये 2 अनुच्छेद जोड़े गए। आप कहेंगे सर इनका मतलब क्या है? बहुत मजे की चीज निकल के आएगी। आप कहेंगे सर हमें तो ये बताइए इनका मतलब क्या है।
दोस्तों इनका मतलब यह है कि अनुसूची 1 में यह प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में जो भी कोई कानून जोड़ दिया, जो भी कोई कानून, आराम समझना, कानून जोड़ दिया गया, उस कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, यानी न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझा रहा हूं, सुनिए। पहले संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी गई। अनुसूची 9 मूल संविधान में नहीं थी। अनुसूची 9 का मतलब है कि इस अनुसूची में जो कानून को शामिल कर लिया गया, वे कानून कैसा भी हो, उसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये अनुसूची 9 है। समझ में आ गया? और इसमें जो सबसे पहले जिन कानूनों को स्थान दिया गया, वे कानून थे भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून। इसलिए कई बार आम बोलचाल की भाषा में इस अनुसूची को हम लोग भूमि सुधार कानून भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल भूमि सुधार कानूनों के लिए नहीं है मित्रों। ये ऐसे कानून जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, संसद को डाउट होता है, इसमें डाल देते हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना कि आरक्षण, रिजर्वेशन कई बार मांग करते हैं विभिन्न समाज, विभिन्न जाति के लोग कि 9वीं अनुसूची में डलवा दो। 9वीं अनुसूची का मतलब यही है कि उसे चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें भूमि सुधार कानून है, इन्हें इसमें स्थान दिया गया था। समझ में आ गया? देखिए एक बार वापिस इधर चलिए। दूसरा यह किया गया कि अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। इसका मतलब यह था कि लोक हित में, सरकार चाहे तो लोक हित में जो जमीन है उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि लोक हित में सरकार चाहे तो ये भूमि है, उस भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है सरकार के पक्ष में। 31B ये कह रहा है, और इसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोनों पॉइंट समझ में आ गया? 31A कह रहा है कि लोक हित में जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। 31B कह रहा है इसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। अनुसूची 1 कह रही है कि ऐसे कानून जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, उसकी अनुसूची 9 है। इसमें सबसे पहले भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। चलो साहब बात चली। अब क्या हुआ कि पहला संविधान संशोधन, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उस वाद का नाम है शंकरी प्रसाद। मैंने करवाया आपको, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें इस संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया, नंबर 1 कि भाई संविधान में संशोधन करने की पावर संसद के पास है, और अभी तो संसद का गठन भी नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि कोई बात नहीं है, जो संसद है उसकी पावर संविधान सभा के पास में है, और यह संशोधन संविधान सभा ने किया जो कि अंतरिम संसद के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, यह संशोधन सही है, और उस याचिका को, उस चुनौती को खारिज कर दिया। बात चलती रही।
दोस्तों कहानी क्या बनती है, कहानी मोड़ लेगी, उसे समझे। प्रारंभ में इसमें 13 कानून जोड़े गए, 13 कानून इसमें सबसे पहले जोड़े गए। भूमि सुधार का तो नाम दिया गया, बाकी और कानून इसमें जोड़ दिए। कहानी चलती रही, कहानी चलती रही। बात आई केशवानंद भारती, मैंने पढ़ाया आपको। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये वाद मैंने आपको स्पेशल अलग से पढ़ाया कि मुझे पता था इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पता था हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब समझिए क्या कहानी इसकी। दोस्तों 13, 15, 20 सैकड़ों कानून इस अनुसूची में डाल दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा, रे भाई धीरे धीरे करके इन्होंने हमारे जो अधिकार है उसको छीनते जा रहे हैं, तो सभी कानूनों को इसमें डाल देंगे, तो हम किसकी समीक्षा करेंगे, फिर हमारा काम क्या रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब तक बहुत हो गया, सैकड़ों कानून आपने इसमें डाल दिए, लेकिन अब नहीं। तो मित्रों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का डिसीजन 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को आया, और ये देश का सबसे बड़ा डिसीजन था भारत के संविधान को लेकर, कानूनी व्यवस्था को लेकर। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन हुआ था इस मामले में। केशवानंद कौन थे? केशवानंद जी केरल के एक मठाधीश थे। केरल सरकार ने कानून बनाया जिसमें वहां के मंदिर और मठों, उनकी जमीनों को भी अपने अधिग्रहण में ले लिया। केशवानंद जी ने कहा, हम तो मठाधीश हैं, हमारी जमीन को क्यों ले लिया, आप लीजिए लोगों की। दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से दर्ज हुआ। संविधान पीठ का मतलब होता है कि तब हमें संविधान की व्याख्या करनी हो, अनुच्छेदों की व्याख्या करनी हो, तो उसके लिए एक संविधान पीठ का गठन किया जाता है। और संविधान पीठ का कम से कम कोरम 5 न्यायाधीश होते हैं। यानी संविधान पीठ का गठन किया जाएगा तो कम से कम उसमें 5 न्यायाधीश होना जरूरी है। दोस्तों इसमें उस समय तो 15-20 न्यायाधीश होते थे, 13 न्यायाधीश एक ही मामले में सुनवाई में लगाए, और लगभग 68 दिन के आसपास, 68 दिन के आसपास इसमें सुनवाई हुई, और अंत में 7-6 के रेशो से 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में यह डिसीजन आया। यह डिसीजन क्या आया मैंने आपको अलग से पार्ट बताया हुआ है, यहां ज्यादा बड़ा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें कहा गया एक पॉइंट यह भी था कि आपने 9वीं अनुसूची में आज तक जितने कानून डाल दिए, बात खत्म। ठीक है, आज के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद आपने जो भी कोई कानून इसमें डाला और वे कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो हम उसकी सुनवाई करेंगे। चाहे आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया और अगर संविधान के खिलाफ है तो उसे हम शून्य घोषित करेंगे। तो आज से पहले डाल दिया चलेगा, लेकिन आज के बाद जो भी कानून डालेंगे तो उसकी समीक्षा की जाएगी, न्यायिक पुनरावलोकन होगा, और यदि संविधान के विरुद्ध है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। दोस्तों ये हमारी अनुसूची नंबर 9 है, और ध्यान रखना वर्तमान में 284 कानून इसमें है, 284। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान रखना। बताइए अनुसूची 9 समझ में आए कि नहीं आए? आ गई ना। यानी ऐसे कानून जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते उन्हें इसमें शामिल किया गया, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून इसमें शामिल होंगे और यदि वे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उनको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले बाद में किया गया था। ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, अरे समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो बताते रहना मेरे भाइयों। देखिए अब हम बात करेंगे अनुसूची 10 की। दोस्तों आपको पता होगा एक दल बदल कानून का मैंने एक आपको अलग से वीडियो दिया था। इसीलिए दिया था मैंने, बहुत से बच्चों को जोर आया होगा पढ़ने में, मैं इसीलिए दिया था कि मैं 9वीं और 10वीं अनुसूची आपको आराम से समझा सकूं। इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट आपको दिए हैं। इन वादों की
मुझे जरूरत पड़ेगी और इन वादों को मुझे पहले ही पहुंचा देना चाहिए। इसलिए मित्रों, कुछ वाद मैंने आप तक पहुंचाए थे संविधान संबंधी। देखिए, अनुसूची 10 की हम बात करें मित्रों, अनुसूची 10 है वे दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग भी पढ़ते आए, पढ़ाते आए, लेकिन एक जमाना था तो वास्तविकता में हमें यह पता ही नहीं था कि दल बदल कानून क्या होता है और लागू कैसे होता है। ये तो हम रट्टा मार लिया कि अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है, लेकिन वास्तविकता में ये पता ही नहीं था हमें कि दल बदल कानून कैसे लागू होता है। मित्रों, आज बताऊंगा आपको दल बदल कानून क्या है और कैसे लागू होता है। देखिए दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी, मैंने अलग से बताया था आपको, आया राम गया राम। ये कहानी मैंने आपको पहले बताई। दोस्तों, बात है 1967 की, 67 की, हरियाणा राज्य की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। हरियाणा, एक विधानसभा क्षेत्र था असनपुर। कहानी सुनिए। पंजाब राज्य से हरियाणा को अलग किया गया, या हरियाणा विधानसभा का गठन किया गया 1967 की बात है। एक गया राम नाम का एक निर्दलीय विधायक 1967 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव में असनपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा में पहुंचा। दोस्तों, इस आदमी ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। गया राम इसका नाम था। कांग्रेस पार्टी में, हरियाणा विशाल पार्टी में पहुंचा, फिर कांग्रेस में, ऐसी कहानी बनी। तो वीरेंद्र राव उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उन्होंने विधायक तोड़ना शुरू किया। गया राम वापस पार्टी में आ गया। गया राम को लेकर चंडीगढ़ पहुंचा और अपने भाषण में कहा कि जो गया राम था, यानी अपनी जिसने पार्टी बदली, जो गया राम था वे आया राम है, यानी वापिस आ गया। तो गया राम आया राम की संस्कृति हरियाणा से संबंधित है और दल बदलुओं के लिए हम लोग गया राम आया राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी इधर से उधर जाकर सरकार गिरा दिया करता था, तो अस्थायी सरकारें शुरू हो गई, समस्या पैदा हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी चलती गई। इस दल बदल को कैसे रोका जाए? तो मैंने पहले बताया था आपको कि भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया। राजीव गांधी की सरकार थी, संविधान संशोधन। और मेरे दोस्तों, ये जो संशोधन हुआ, ये संशोधन 1985 में हुआ। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि किसी पार्टी के जो एमएलए या एमपी हैं, एमएलए हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, इसमें पार्टी के कुल में से 1/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी है और एक पार्टी में कुल 9 सदस्य हैं। अगर इसमें से एक सदस्य दूसरी पार्टी में जा रहा है, दल बदल कानून लागू होगा। इसमें से 2 सदस्य जा रहे हैं, दल बदल कानून लागू होगा।
यानी 1 जाए तो दल बदल कानून लागू, 2 जाए तो दल बदल कानून लागू। लेकिन 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक यानी 4 सदस्य जा रहे हैं, 4 सदस्य जा रहे हैं, तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी कि इनकी जो सदस्यता है उस सदस्यता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। कितने सदस्य जाने चाहिए? 1/3 सदस्यों से अधिक। आप इन सब 1 चले गए तो, 2 चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और दोस्तों बहुत अच्छी बात कि अगर एमएलए या एमपी के, एमएलए में कोई किसी प्रकार की अयोग्यता आती है तो राज्यपाल के पास शिकायत, और अगर एमपी में, एमपी के किसी मामले में आती है तो राष्ट्रपति के पास शिकायत। लेकिन दल बदल कानून से संबंधित जो शिकायत की जाएगी वे सदन के मुखिया को की जाएगी। यानी अगर विधानसभा में आया है तो दल बदल कानून की जो शिकायत की जाएगी वे विधानसभा अध्यक्ष को की जाएगी। ये कान खोल के सुन लेना। और अन्य किसी मामलों में अयोग्यता आई है किसी सदस्य में तो इसकी शिकायत संबंधित राज्यपाल को की जाएगी। गांठ बांध लेना इस बात को। दल बदल कानून की शिकायत सदन के मुखिया के पास की जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष के पास की जाएगी। क्लियर? तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कब? जब 1/3 से कम सदस्य जा रहे हैं। और यदि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो गया, एक पार्टी में दूसरी पार्टी का विलय हो गया तो भी उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है। आप देखते हैं राजस्थान में हर सरकार में जो आपके बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के जो एमएलए हैं वे अभी भी कांग्रेस में गए हैं, उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होता, क्योंकि 2-4 जितने भी एमएलए हैं वे सभी चल जाते हैं। अगर उनमें से 1 जाए, 1/3 से कम जाए तो लागू होगा। लेकिन ये दल बदल कानून पहले 1 जाता था, अब 1/3 से अधिक लेके जा रहे हैं। बात आगे बढ़ी तो फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन ये हुआ 2003 में, अटल जी की सरकार थी शायद। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा फिर से सुने कि 1/3 सदस्य जा रहे हैं। अब सरकार ने सोचा कि हमें इसे और कठोर बनाना चाहिए, तो क्या कर दिया? अब की बार ये 1/3 का आंकड़ा था उसे 2/3 कर दिया कि 2/3 से अधिक सदस्य यदि दल बदल कर रहे हैं किसी पार्टी के, किसी पार्टी, एक पार्टी, ये नहीं कि एक इस पार्टी से, एक इस पार्टी से, एक इस, नहीं, एक पार्टी के 2/3 से अधिक सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो उन पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगर इससे कम कर रहे हैं तो उन पे दल बदल कानून लागू होगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदन का मुखिया उसकी सुनवाई करेगा। तो वर्तमान में नियम कितना है? 2/3 का। तो दोस्तों ये जो संशोधन ध्यान रखें, 52 वाला 1/3, 91 वाला 2/3। तो ये हमारा 10वीं अनुसूची है जिसे हम लोग दल बदल कानून से संबंधित कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि दल बदल कानून आपके समझ में आ गया होगा, अनुसूची 10 आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए साथियों, अब मैं बात करूंगा अनुसूची 11। देखिए आप एक ध्यान रखना, कौन सी अनुसूची 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? मित्रों ये बात हम पहले ही, तब हम लोगों ने अनुसूचियां पढ़ने शुरू की, अनुसूची का पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि कौन से अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है ना, ये अलग से हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। दोस्तों अनुसूची 11 और अनुसूची 12, एक शब्द आता है
आपने जानते भी हो, ढंग से सुना भी है आप लोगों ने। पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं। पंचायती राज, पंचायती राज संस्थाएं और दूसरा है नगर पालिकाएं। दोस्तों ध्यान रखना, संविधान में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वे नगर पालिकाएं है। नगर निगम, नगर पंचायत जो भी है वे नगर पालिकाएं हैं। नगर निकाय हम बोलते, नगर निकाय नहीं, वे नगर पालिकाएं है। आप सब जानते हो कि पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, नया नहीं है, आप सब जानते हो। और नगर पालिकाओं संबंधित 74वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन 92 में रखा गया, लेकिन पारित 1993, ये आप सब जानते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, ग्रामीण स्वशासन कहते हैं, और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन। तो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई, बताऊंगा। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई। अब आप कहेंगे साहब इसमें है क्या? दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं 29 काम करेंगे। कितने कार्य? 29। और नगर पालिकाएं कितने? 18। यानी जो विषय है, जिन विषयों पर पंचायती राज संस्था को कार्य करना है वे कितने हैं? 29। और नगर पालिका को कार्य करने वे कितने? 18। अब विषय कौन कौन से हैं? दोस्तों विषयों की सूची है, वही तो अनुसूची है। विषयों की जो सूची है वे तो मेरे मित्रों अनुसूचियां हैं। तो उनकी सूची अनुसूची 11 में, नगर पालिकाओं की अनुसूची 18 में, तो दोनों अनुसूचियां ही हुई। तो मित्रों 12 अनुसूचियां हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। नंबर 1 फिर से मैं याद करवा देता हूं दोस्तों। नंबर 1 में हमने पढ़ा कि भारत का राज्य क्षेत्र यानी राज्य और संघ, उनके नामों का उल्लेख है, वे अनुसूची 1 है। अनुसूची 2 विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, अनुसूची 3 विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, अनुसूची 2 में वेतन की बात की गई है, अनुसूची 3 में उनके शपथ का प्रारूप की बात की गई है। ठीक है, एक आधा नोट लगाए, आपको पता है। अनुसूची 4 की हम बात करें, राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों का विभिन्न राज्यों में उनकी सीटों का आवंटन है, वे 4 है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूची 6 में भी अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन इसमें 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उनकी बात कर रहे हैं। अनुसूची 7 जो विषयों का बंटवारा किया गया, कौन से विषय संघ सूची के हैं, कौन से विषय राज्य सूची के हैं, कौन से विषय समवर्ती सूची के हैं, उन विषयों की जो सूची है वे अनुसूची 7 में है। अनुसूची 8 भाषा संबंधित है। अनुसूची 9 हम लोग आम भाषा में बोलते हैं भूमि सुधार कानून, लेकिन अनुसूची 9 में उन कानूनों को स्थान दिया गया है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि एक बंधन लग गया, कब लगा? 24 अप्रैल 1973 को मैंने पढ़ाया। अनुसूची 10 दल बदल कानून की बात करते हैं। अनुसूची 11 नगर आपके पंचायती राज संस्थाओं की बात करते हैं। और अनुसूची 12 नगर पालिकाओं के किए गए कार्यों का उल्लेख करते हैं। तो 8 भाषा को समझो, 9 भूमि, 10 दल बदल करती है,
कभी पंचायती राज के पास तो कभी नगर पालिकाओं के पास। भाषा को समझो, भूमि दल बदल करती है, कभी पंचायती राज के पास तो कभी नगर पालिकाओं के पास। इस लैंग्वेज को ध्यान रखना है। भाषा 8, भूमि सुधार 9, दल बदल 10, कभी पंचायती राज के पास तो कभी नगर पालिकाओं के पास। तो मेरे मित्रों, ये हमने पढ़ा है, ये अनुसूचियों का पार्ट नंबर 2 पढ़ा है। अनुसूचियां कंप्लीट हो गई और मुझे ये विश्वास है, पक्का विश्वास है कि दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुंचाना, निःशुल्क रूप से शिक्षा पहुंचाना, कोचिंग क्लासों की तरह शिक्षा पहुंचाना, उनको नोट्स उपलब्ध करवाना। दोस्तों इस मिशन में सहायक बने। रायथान टेलीग्राम चैनल, रायथान यूट्यूब चैनल, रायथान टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे जितने मेरे से बन पाएंगे, और यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे। दोस्तों इन दोनों को अधिक से अधिक आप शेयर करें, अधिक से अधिक इसे आगे बढ़ाएं आप लोग। ये दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। इस दायित्व को ईमानदारी के साथ निभाएं आप लोग। जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन सब को शेयर करें आप लोग। यही काम आपका बनता है मित्रों। ये काम आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं। पढ़ाने का काम, आपका सिलेक्शन देने का काम, ये मेरे ऊपर छोड़िए। जितना होगा और संभव अधिक का प्रयास करूंगा, अधिकतम देने का प्रयास है। और मित्रों ये तय मानना, मैं कितना भी दूं, लेकिन आपको जो टॉपिक आप तक पहुंच गया उसमें सवाल बाहर जाने के चांस मेरे मित्रों बहुत कम होते हैं। इसलिए आप लोग पूरा अपना जो परिवार है, रायथान परिवार, इसको बढ़ाने में मेरे मित्रों मदद कीजिए आप लोग। जितना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे उतना ही अच्छा काम मैं कर पाऊंगा। सभी मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद। सभी को नमस्कार। राम राम साहब।